ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद आप ही का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाई देयर इज अ मीनिंग और व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. बेटे आज मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं. आप जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें. हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है जी. आइए मैं भूपेश आनंद एक बार आपको सबको ये बताऊं कि लाइफ में हमने ये डिस्कस किया था. बेटे ये डिस्कस कर चुके हैं. मैंने इस चैप्टर नंबर 2 में अपने 6 कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए हैं. आई हैव प्रिपेयर्ड माय ओन 6 कंसेप्ट्स. First concept we have discussed in the last lecture, that what is the overview of regulatory framework, why we require regulatory framework in regard to financial statements, in regard to financial reporting standards. इसकी सबकी जरूरत क्यों है ये हम सब ने लास्ट लेक्चर में समझा. Concept number 2 is need. What is the need or necessity of regulation? Why? अगर कोई रेगुलेशन नहीं होगा तो फिर क्या होने वाला है? We have discussed in the last lecture. Concept number 3, what are the elements of regulation? Elements क्या क्या हो सकते हैं बेटे रेगुलेशन के? मैंने आपको बताया था रेगुलेशन कैन बी थ्रू नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज, इट कैन बी थ्रू नेशनल लॉज, इट कैन बी थ्रू मार्केट इकोनॉमिक्स, और इट कैन बी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज रूल्स. उसको आज हम डिस्कस करेंगे. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है जी, स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है. तो ये हमने कंसेप्ट देख लिए हैं. आप रजिस्टर ओपन कर ले, मैं वेट कर रहा हूं एक्चुअली में. आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करके टेबल चेयर में बैठ जाएं, क्योंकि मैंने बड़ी सारी बातें आज आपको बतानी है. ये देखिए जी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज इज इन रिगार्ड टू रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. तो मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि दिस इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड दिस इज इन रिगार्ड टू डिफरेंट एजेंसी इश्यूज. वो डिस्कस करेंगे. मैं दोस्तों आज जो बताने वाला हूं बड़ा ही प्रीशियस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. रेगुलेशन इज नीडेड बिकॉज इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि रेगुलेशन की जरूरत क्यों है. मैं जस्ट रिवाइज कर दूं. अगर आपके घर में रूल्स नहीं होंगे, अगर आपके घर में सोसाइटी में रूल्स नहीं होंगे, अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे, तो आप खुद सोचिए क्या होने वाला. अभी रूल्स हैं तो क्या है, और रूल्स नहीं होंगे तो नो, देयर विल बी ह्यूज कंफ्यूजन, ह्यूज चॉइस एंड ह्यूज प्रॉब्लम विल बी देयर. तो रूल्स होना, रेगुलेशन होना, कंपल्शन होना, दैट इज वेरी नेसेसरी. Similarly, for preparing financial statements, for having financial standards, how to disclose it, how to recognize it, how to do it, how to measure it, we should have rules. तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, रूल्स होने का कंपल्शन है. रेगुलेशन इज नीडेड बिकॉज इट ensures the financial statements can be relied upon by variety of users. Actually users when making decisions. बेटे ये आप पीपीटीज आपको मिल चुकी हैं, आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख लिया है. आप इसको प्लीज डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट प्रमोट्स कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी. इफ देर इज अ रेगुलेशन then it will promote comparability, that we can compare donkeys with donkeys, we can compare horse with horse, we can compare apple with apples, and it is very easy to compare it, very easy to to find out whether we should invest it or not. Just think it from the user's point of view. Financial statements are used as starting point for the calculation of taxable profits. आप गवर्नमेंट के पॉइंट से देखें, रेवेन्यू, the main source of revenue is tax, and tax is calculated with the help of profits. And if there is a financial statements, if there are some regulatory framework, if there are some standards, if there are some national standards, then it is very necessary, then we can calculate. बेटे तो profit correctly calculate होगा, टैक्स करेक्टली आएगा, गवर्नमेंट विल गेट द रेवेन्यू. तो ये बातें हमने डिस्कस की थी. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रेगुलेशन इन एनी कंट्री. मेरी इंडिया की बात करें, मेरा भारत महान, मैं अगर इंडिया की बात करूं तो वी हैव नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वी हैव
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। हमारी इंडिया में ये डेवलप की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नेशनल लॉज भी हैं, मैंने बताया था कंपनीज एक्ट 2013, एज इन यूके वी हैव कंपनीज एक्ट 2006। मार्केट रेगुलेशंस भी हैं बेटे, LODR, दिस इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज पर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ ये भी निकाली है, एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज रूल्स दैट इज फ्रॉम बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इफ यू वांट टू लिस्ट योरसेल्फ then you have to fulfill these requirements। तो इसलिए मैं elements की बात करूं तो elements, due to these 4 elements, now it is important for every listed organization, if they want to list their shares, then they have to fulfill those regulations, those norms। ये हमने डिस्कस कर लिया बेटे। अब मैं आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, दैट इज कंसेप्ट नंबर 4। मैंने आई थिंक कंसेप्ट नंबर 3 बता दिया, ठीक है जी। बेटे कंसेप्ट नंबर 4 में आई वांट टू डिस्कस दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ IFRS, एंड आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। बेटे ग्लोबलाइजेशन, यूरो इश्यूज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। आप ये बताइए, जापानीज कंपनी बुलेट ट्रेन इंडिया में बनाने के लिए आ रहे हैं, जापानीज गवर्नमेंट और एनी जापानीज कंपनी, देयर हैज टू बी अ यूनानिमिटी इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ जापान एज वेल एज इंडिया। इसी तरह से जापान अगर चाइना में जा रही है, या सपोजिंगली चाइना अमेरिका में जा रहा है, तो बेटे इस पूरे कॉमन प्रोसेस को होना कंपलसरी है। सो फॉर द हार्मोनाइजेशन, so that we can disclose each and everything on the same basis। अगर इन्वेंट्री को वैल्यू करना है तो बेटे ये कंपलसरी होना चाहिए कि that these are the methods you have to select from these methods। आप लॉजिकली बताइए, अगर हम पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें, फ्लैट वर्ल्ड की बात करें, तो क्या IFRS होना जरूरी है या नहीं? दीज आर नेम्ड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटे पहले हम इनको बोलते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसलिए जन्म हुआ, कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब लोग आए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फाइनेंशियल फ्रॉड्स की लिस्ट बताई, एनरॉन की लिस्ट बताई, सत्यम की लिस्ट बताई। बिकॉज ऑफ दोज रीजंस नाउ इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी शुड हैव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इवन इन अकाउंट्स, इन डेवलपिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेटे उस बात को ध्यान में रखते हुए इन IFRS कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है, कहाँ पे बॉडी है, कौन सी काउंसिल है, आज हमने उसको डिस्कस करना है। पहले थोड़ा सा देख लें। IFRS एम टू हार्मोनाइज, बेटे ये अंडरलाइन कर दीजिए, आपके पास नोट्स हैं, एज पॉसिबल द डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हार्मोनाइज होना चाहिए डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अमेरिका में अलग है बेटे, जापान में अलग है, पाकिस्तान में अलग है। तो इन सबको इकट्ठा करना, वैसे दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू सबको इकट्ठा करना, द पॉइंट इज, बट स्टिल बेटे अगर हार्मोनाइजेशन होगी तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ट्रस्ट बनेगा, मनी विल फ्लो, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। आप मुझे बताइए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? बेटे कुछ नहीं होने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा? जब आप वो 1 लाख रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और वो कंपनी आगे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी और वो प्रोजेक्ट आगे प्रोडक्शन करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इनकम होगा, सेल होगा और मनी फ्लो लाइक एनीथिंग। It means for growth of any economy, capital formation is very important। और capital formation के लिए पब्लिक का, आम आदमी का, मैंगो पीपल का ट्रस्ट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए इफ वी हैव स्टैंडर्ड्स, तो अल्टीमेटली हम कहां पहुंच गए कि हमारे पास स्टैंडर्ड होना जरूरी है। अब सवाल आता है, हु विल प्रिपेयर द स्टैंडर्ड्स? बेटे हमारे घर में कौन बनाता है? आप सपोज करते हैं आप 3 टायर फैमिली हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी हैं, फादर मदर भी हैं और आप भी हैं। आप ये बताइए, आपके घर में जब ये सारे बड़े होंगे तो हु विल प्रिपेयर रूल्स, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज और IFRS? कौन बनाएगा? सोचिए। सबसे पहले हम ये कहेंगे बड़े पापा, दादाजी बनाएंगे, बिकॉज दादाजी हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद बड़े पापा आ गए, फिर पापा आ गए, फिर छोटे पापा आ गए। अभी हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली इन IFRS डेवलपमेंट,
IFRS की प्रमोशन के लिए, IFRS की पब्लिकेशन के लिए, IFRS की इंटरप्रिटेशंस के लिए, IFRS की फंडिंग के लिए वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। हमने उस स्ट्रक्चर को बनाया। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में जाएं अगर, या आप मैं अभी ग्लोबली दिखाता हूं उसको, आप देखिए। मैं आई जस्ट वांट टू शो कि भाई देयर इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस। मेरी इंडिया में अब नई स्टैंडर्ड्स आ गई। पहले जस्ट वी से एज AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नाउ वी से एज इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इनका ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है, आइए जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। एक बार मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस पता चले दैट हाउ सिमिलरली फिर हम इंटरनेशनली उस बात को समझ लेंगे। लिखा हुआ है अप्रोच टू IFRS कन्वर्ज्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इट मींस अभी हम देखेंगे IFRS जो बनी है, इट इज बीइंग फॉर्मुलेटेड और डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एंड IFRS कोई कंपल्जन नहीं है, कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि आपको IFRS करना ही करना है। हाँ, इफ यू वांट टू अडॉप्ट IFRS देन यू विल गेट दीज बेनिफिट्स एंड दीज आर द प्लस पॉजिटिव्स और एडवांटेजेस इफ यू गो फॉर IFRS। अब IFRS में आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो उसको उठाकर सीधा ही अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज नेम्ड एज अडॉप्शन ऑफ IFRS। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, आप उसको कन्वर्ज कर रहे हैं। इट मींस आपकी जो पहले से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थी उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड दैट IFRS। बेटे इंडिया ने यही किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी यही कर रही है, चाइना भी यही कर रही है। बेटे दे हैव नॉट अडॉप्टेड IFRS एज इट इज, दे हैव कन्वर्ज्ड देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कीपिंग इन माइंड IFRS। तो मैं उसी कड़ी में आपको लेके जा रहा हूं कि किस तरह से एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूट ऑफ एनी कंट्री, हाउ दे प्रिपेयर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर मैं इंडिया, अमेरिका की, US, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो मैंने एक आपके लिए खोला ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वी हैव ऑस्ट्रेलिया का अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इंडिया का अलग से है, पाकिस्तान का अलग से, बांग्लादेश का अलग है। नाउ दे आर प्रिपेयरिंग एज पर डिफरेंट थॉट्स, as per considering only Australia, but now because of globalization Australian company can come in India, Indian company can go to Australia, so there has to be a commonness। otherwise क्या होगा कि जो इंडियन कंपनी ऑस्ट्रेलिया अगर जा रही है तो फर्स्टली इंडियन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, हैज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स। ऑस्ट्रेलियन अगर इंडिया में आ रही है देन दैट ऑस्ट्रेलियन कंपनी हैज टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, बिकॉज देन ओनली इट कैन बी लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और देन ओनली इट कैन बी एक्सेप्टेबल बाय दिस मिनिस्ट्री। अब कितनी प्रॉब्लम है बेटे, आप ये बताइए। ऑस्ट्रेलियन अगर अमेरिका जा रही है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड से पहले कन्वर्ट करें US गैप से, और ऑस्ट्रेलियन कंपनी अगर अज्यूम करते हैं पाकिस्तान जाती है तो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स की बेसिस। नाउ दिस क्रिएट अ कंफ्यूजन, सो देयर हैज टू बी अ नोडल एजेंसी। तो आज हम उन एजेंसीज की बात करेंगे। बेटे सबसे पहले जो मैं बात करूंगा ना वो बात है IFRS फाउंडेशन। ये देखिए जी IFRS, वैसे ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन की बॉडी है, इसको देखेंगे अभी हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन कमीशन। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले अपना रजिस्टर ओपन कर लें और थोड़ा सा हम लिख लें, फिर हम आते हैं इन सभी स्लाइड्स में। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि आप कुछ लिखें। So there are 2 points. One is why there is a need of regulation and second is why there is a need of IFRS. दोनों अलग अलग बातें हैं। रेगुलेशन का होना क्यों जरूरी है और एक कॉमन रूल्स का, कॉमन प्रोसेस का, कॉमन IFRS का या IAS का या IFRS का why there is a need। तो पहली बात हम लिख रहे हैं why there is a need of regulation। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइम डॉक्यूमेंट्स। एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कहता सर आपने PPT में ऑलरेडी लिखा हुआ है। मुझे पता है बेटा, फिर भी लिखना है, कसम होगी अगर आपने नहीं लिखा तो। Why there is a need of regulation? झुक के मत बैठ रहे, थप्पड़ मारूंगा, बता रहा हूं आपको, लिखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइम डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा why there is a need of regulation, मैंने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्राइम डॉक्यूमेंट है और वो रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर कहते हैं, फेस है किसका, इस कंपनी का। बेटे फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके माइंड में क्या चल रहा है आपके चेहरे में आ जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फेस है ऑफ दोस कंपनीज।
अब फेस किस तरह से होना चाहिए, फेस को कैसे बनाएं, फेस बिकॉज दे आर प्राइम डॉक्यूमेंट्स, रेगुलेशंस प्रोमोट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्राइम डॉक्यूमेंट्स। और बेटे रेगुलेशन से क्या होगा, कंसिस्टेंसी, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कंसिस्टेंसी, पहला 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 हाँ बेटे पहला है कंसिस्टेंसी, एक जैसा प्रोसेस, एक जैसे पॉलिसी, एक जैसा मेथड, बार बार आप चेंज ना करें, ठीक है जी। दूसरा कंपेरेबिलिटी, आप गधों को गधों के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं ना, इट मींस यू कैन इजीली कंपेयर ऑस्ट्रेलियन कंपनी विद जापानीज, जापानीज विद चाइनीज, चाइनीज विद नेपालीज, बिकॉज दे ऑल आर फॉलोइंग कॉमन स्टैंडर्ड्स, सो हेंस देयर इज अ नीड of regulation in accounting standards. Okay, government revenue is dependent upon profits and it is calculated as per financial statements. ठीक है जी, तो मैं आ गया जी, why there is a need of IFRS। बेटे पहले जमाने में, गुजरे जमाने में IFRS आने से पहले वो सिस्टम था, उस स्टैंडर्ड्स का नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी क्या हो गया, IFRS। पहले क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। एक ही बात है बेटे, जितनी IAS पहले थी उनको उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। अब पहले नीड को लिख लें। मुझे मालूम है कि आपके पास PPT में है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूं और आप लिख रहे हैं। प्लीज नोट डाउन दिस इन द क्लास वर्क रजिस्टर। बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हार्मोनाइजेशन ऑफ कंट्रीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी आई हैव शोन यू इंडियन स्टैंडर्ड्स, कन्वर्स स्टैंडर्ड्स, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स, सिमिलरली देयर आर 250 कंट्रीज, सबकी अपनी अपनी स्टैंडर्ड्स हैं। कॉमननेस क्या है, तू इस तरफ, तू इस तरफ, तू इस तरफ, अपनी डबली अपना राग, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। So there has to be a common rules, common procedures, common methods, common policies, common accepted norms. So for that, it is necessary that we should have common standards, and those are earlier named as international accounting standards. आजकल हम उनको क्या कहते हैं, IFRS। और बेटे मैंने अभी आपको बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए, देयर इज नो फोर्स ऑफ लॉ फॉर अडॉप्टिंग IFRS। बेटे आप पूरी कंट्रीज को, कोई नोडल इंटरनेशनल अथॉरिटी नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। और आप ध्यान से देखें, अगर आपको जो भी कंपलसरी बोलते ना, आप नहीं करते, बट अगर आपको लगता है यस इसमें बेनिफिट्स हैं, इफ देयर आर द एडवांटेजेस, देन यू विल डू इट in real life also. Similarly, in for IFRS it is not compulsory that you have to do it, you have to adopt it, you have to converge it. No, nothing like that. अगर आपको लगता है आप करें, क्योंकि हमारे में ये प्लस 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 है, if you go for this then you will be getting these advantages. रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली बार यूरो इशू में आई बेटे, मेरी इंडियन कंपनी। आप ये बताइए, रिलायंस इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा तभी तो आई। एट दैट टाइम IFRS नहीं था, देन एट दैट टाइम दे हैव कन्वर्टेड देयर स्टैंडर्ड्स टू US गैप्स। अब आप सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा, पहले हमने CPS को अपॉइंट किया होगा उन्होंने, देन दे हैव कन्वर्टेड टू US गैप्स, देन इट वाज लिस्टेड टू दैट, देन यूरो इश्यूज। सो आज के डेट में वो सब इजी हो गया बेटे। सम कंट्रीज अडॉप्टेड, सम कंट्रीज कवर्ड देयर नेशनल, जैसे मैंने अभी बताया ना बेटे, देयर इज नो फोर्स ऑफ लॉ फॉर अडॉप्टिंग IFRS। इसलिए कुछ कंट्रीज ने तो उसको डायरेक्टली एज इट इज अडॉप्ट कर लिया और कुछ कंट्रीज उसको कन्वर्ज किया। अब जिन्होंने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने अपना सिर खराब नहीं किया, ना ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, रशिया। But if I say for India, if I say for USA, if I go for China, they have not adopted as it is, rather they have converted their own national standards in such a way so that it can converge with IFRS. ठीक है जी, तो देयर इज नो लॉ कंपल्सरी। अब हम आ रहे हैं कि बेटे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS को बनाता कौन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितनी बॉडीज हैं, किसका क्या काम है, और IFRS बनने का प्रोसेस क्या है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, हमारी इंडिया में कभी भी कोई लॉ बनता है तो बेटे लॉ बनाने के पीछे आपको क्या लगता है, जैसे अज्यूम करते हैं इनकम टैक्स एक्ट का नाम सबने सुना होगा बेटे, इनकम टैक्स एक्ट का नाम सबने सुना है, मैंने लिख दिया इनकम टैक्स एक्ट फॉर इंडिया। अब इसको बनाने के लिए मैं कहता हूं एक मिनिस्ट्री है हमारी इंडिया में जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो हेड है ना,
वो बेटे फाइनेंस मिनिस्टर है। हमारे यहाँ पे एक मैडम है, ठीक है जी, फाइनेंस मिनिस्टर, और अंडर फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे बड़े सारे IAS के लोग बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी लेवल के बैठे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, जो IAS का एग्जाम क्लियर करके आए हैं। उसमें बेटे उसके नीचे देर आर सम लॉ मेकर्स, उन्होंने उसके नीचे बेटे कुछ लॉ मेकर्स हैं जो लॉ को बनाते हैं। अच्छा, अब जब लॉ को बनाया जाएगा तो आप ये बताइए, कुछ लोग यहां बैठेंगे और वो अपने थॉट प्रोसेस को लेटर में और स्पिरिट में कन्वर्ट करेंगे। मैं ये क्या कह रहा हूं, आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू दैट if you want to have any body, any law, any regulation, then there has to be 3 or 4 bodies. एक दूसरे को चेक करे, दूसरा तीसरे को चेक करे, so that it comes out be a very refined law. Similarly, IFRS को डेवलप करने के लिए, IFRS को बनाने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटे, there is one IFRS फाउंडेशन। I repeat, मैं अपने गोल्डन वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं कि IFRS को डेवलप करने के लिए, देखिए डेवलपमेंट एक अलग चीज है। पहले कोई चीज आएगी, फिर प्रमोट होगी, फिर पब्लिश होगी, फिर उसकी इंटरप्रिटेशंस आएंगी, पहले गांव बसेगा तभी तो लुटेरे आएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज वी विल डेवलप दोज IFRS। उसके लिए सबसे प्राइम एजेंसी, नोडल एजेंसी है जिसका सबसे पहले जन्म हुआ, उसका नाम है बेटे IFRS। अब ये जो IFRS है ना जी, ये बड़े पापा का काम करती है। कहानी मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी मैं आपको बता रहा हूं। आपने आने वाले 5 मिनट अगर ध्यान से सुन लिया तो यू विल अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर ऑफ IFRS फॉर्मुलेशन एंड देन यू कैन इजीली अवेलेबली आंसर योर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पॉइंट इज IFRS बेटे बड़े पापा का काम करते हैं। बड़े पापा का मतलब क्या बेटे, बड़े पापा हम सबके घर में होते हैं, जैसे उनका रोल क्या है, सुपरवाइजरी रोल। आप दादाजी मान लो, आप दादी जी मान लो, कोई टेंशन की बात थोड़ी है बेटे IFRS फाउंडेशन दादा दादी की कहानियों जैसा है, सुपरवाइजरी रोल है। वो सुपरवाइजरी का मतलब है दे सी दैट होल फैमिली मेंबर्स आर प्रॉपरली बिहेविंग। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS बना रहे हैं, गवर्नेंस इशू का ध्यान रखते हैं। गवर्नेंस के साथ साथ वो प्रमोट करते हैं कि IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का प्रमोशन हो, और डेवलप करें एक बेस्ट ग्लोबली इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFRS फाउंडेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले समझ लीजिए, IFRS को बनाने के लिए हम पहले स्ट्रक्चर में आ गए। स्ट्रक्चर की पहली बॉडी का नाम है फाउंडेशन। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले फाउंडेशन होती है ना बेटा, फाउंडेशन का मतलब बेस स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो एक बेस है IFRS की बिल्डिंग को बनाने के लिए, और उस बेस का नाम है IFRS फाउंडेशन। एंड IFRS फाउंडेशन का मतलब they want to have ensure that all standards should be globally best standards। इतनी अच्छी होगी अपनी सभी कंट्रीज को अपने आप, they were not mandatory, optionally नहीं, they are ready to adopt those standards। एंड अगर कोई नए इश्यूज आ रहे हैं, इकोनॉमिक नए कुछ इकोनॉमीज डेवलप हो रही है, ब्राजील डेवलप हो रहा है, इंडिया इज डेवलपिंग, कोविड-19 इश्यूज आर कमिंग, तो व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड्स टू रेगुलेट दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, दीज टाइप्स ऑफ इश्यूज। इन सभी बातों को IFRS फाउंडेशन ध्यान रखती है। एंड द ऑब्जेक्टिव्स अभी हम देख लेंगे, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। आप पहले मेरी कहानी सुनो ना बेटे। अब बेटे पहला स्ट्रक्चर IFRS फाउंडेशन का है। IFRS फाउंडेशन के बाद मैं कहता हूं, जो दूसरी बॉडी जो उसके नीचे आती है, हमने एक बोर्ड बना दिया जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आराम से बेटा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IFRS फाउंडेशन के नीचे आता है। इसका मतलब सुपीरियर अथॉरिटी किसकी है, फाउंडेशन की, उससे कुछ नीचे। जैसे बड़े पापा हैं तो बेटा ये दादाजी हैं, तो ये पापा है, ऐसा मान लेते हैं, ये पापा है, पापा, हाँ बेटे। अब पापा को बड़े पापा की, दादाजी की बात माननी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कुछ मेंबर्स होते हैं। अभी हम देखेंगे बेटे कितने मेंबर्स होते हैं, अभी मैं इमेजेस दिखाऊंगा। और ये जो मेंबर्स हैं अलग अलग कंट्री के जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी के
मेंबर्स हैं। बेटे आप लॉजिकली बताओ कि इफ आई वांट दैट दिस शुड बी इंटरनेशनली अडॉप्टेड, तो जितनी भी कंट्रीज हैं, मैंने क्या कहा, उनकी जो नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज हैं उनमें से कहा आप एक एक दो दो लोग आ जाओ और आप इस IASB के मेंबर बन जाओ। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 16-18 मेंबर्स हैं। मेंबर्स भी कौन, जितनी नेशनल कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा की नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी होगी, इंडिया की नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी होगी, पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी होगी, USA की नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी होगी। ये सभी के सभी रिप्रेजेंटेटिव होंगे अपनी बॉडी के, और दे आर द मेंबर्स ऑफ IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब आप मुझे बताइए, एक मुद्दा आया IASB के सामने कि वी हैव टू प्रिपेयर, डेवलप अ स्टैंडर्ड फॉर दैट। कोविड-19 के बाद एक मुद्दा आ गया दैट व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड, देयर हैज टू बी IFRS व्हिच विल सी दीज ऑल अनसर्टेनिटीज एज वेल आफ्टर कोविड-19। तो बेटे ये जो इश्यूज हैं इनका डेवलपमेंट, मैं ये कहता हूं IASB का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेन वर्क क्या है, डेवलप करना। क्या क्या डेवलप करना बेटे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, उसके बाद उनको पब्लिश करना, पब्लिश के साथ साथ उनकी इंटरप्रिटेशंस को करना। बेटे ऑल दिस इज द वर्क ऑफ किसका, IASB। तो एक है IFRS फाउंडेशन, वो फाउंडेशन बेस है। जैसे आप किसी ब्यूटी पार्लर के पास जाते हो तो वो पहले फाउंडेशन लगाती है मैडम, पूरा फेस के ऊपर फाउंडेशन लगाएगी, फिर उसके बाद कलरिंग करेगी, फेशियल करेगी, आईब्रोज को ठीक करेगी। तो पहले फाउंडेशन होती है बेटे IFRS फाउंडेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। After IFRS foundation, if you want to go for a marriage or for a party or for a dance party, फिर उसके बाद जाकर accordingly उसको सजाने का काम होगा, but foundation compulsory है। Similarly, first is IFRS foundation, second is we have International Accounting Standard Board। उस बोर्ड के इतने मेंबर्स हैं, और वो जो बोर्ड है बेटे उसमें रिव्यू होगा, पब्लिश होगी, इंटरप्रिटेशंस आएंगी। अब ये इंटरप्रिटेशंस या कोई भी स्टैंडर्ड बनती कैसे है, अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ डिस्कशन पेपर फॉर दैट, व्हाट इज अ एक्सपोजर ड्राफ्ट फॉर दैट। जैसे सभी कंट्रीज में लॉ बनता है, आप एकदम थोड़ी लॉ को लेके आ जाते हैं। सबसे पहले आप उस लॉ को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या उसको देखते हैं। जैसे पोस्ट कोविड-19 के लिए के सिनेरियो में अनसर्टेनिटी भी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दिस इज ऑब्जेक्टिव। उसके ऊपर डिस्कशन होगा। ये जितने मेंबर कंट्रीज होंगे दे विल डिस्कस, दे विल गिव देयर ओन थॉट्स कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे 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 होना चाहिए। सभी अपने अपने विचार रखेंगे। अच्छा, जब विचार होगा तो उस पर चर्चा होगी। अब जब चर्चा होगी तो देन देयर विल बी हैव अ डिस्कशन, और उस डिस्कशन को हम एक पेपर में लिख देंगे, उसका नाम है डिस्कशन पेपर। तो पहला स्टेप क्या होगा, आइडिया का जनरेशन। उसके बाद उसको डेवलप करने के लिए चर्चा, चर्चा जैसे होगी उस चर्चा को लिखना, दैट इज डिस्कशन पेपर। अब जैसे डिस्कशन पेपर होती गई और बड़ा लंबा सा डिस्कशन पेपर बन गया, फिर उसकी समरी निकाली जाएगी, उसको रिफाइन किया जाएगा। जैसे एक दूध को उबालते हैं बेटे, उसमें से मलाई आती है, फिर मक्खन बनता है, फिर उसके बाद घी बनता है। तो वो क्या करेंगे, उसका एक एक्सपोजर बनाएंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट मींस दे विल, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं तो बेटे वैसे ही उस स्टैंडर्ड में जो डिस्कशन हुआ उसका क्रक्स लिखेंगे और उसको एक्सपोज कर देंगे, पब्लिक को बताएंगे या इन नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज को दे देंगे। अब ये जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज है ना, जो मेंबर्स हैं IASB की, ये अपनी अपनी कंट्रीज में जाकर इन डिस्कशन पेपर्स को और इन एक्सपोजर ड्राफ्ट को आप वो अपनी कंट्रीज में जाकर दे सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। दे कैन डिस्कस दैट व्हाट कैन बी द इश्यूज ऑन दैट। सपोजिंगली इंडिया का एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसका एक पर्सन इज अ मेंबर ऑफ IASB एंड IASB हैज डेवलप्ड अ स्टैंडर्ड ऑन पोस्ट कोविड-19. They have prepared the discussion paper, they have prepared the exposure draft. So Indian member who is a member of IASB, that person can bring the discussion paper, can bring the exposure draft and can give to their own institute chartered accountants, and then Institute of Chartered Accountants of India can distribute that discussion paper or exposure draft to their own members for doubts, for further discussion.
अल्टीमेटली बेटे होगा क्या, जब चर्चा ज्यादा होगी ना तो चीजें बाहर निकल कर आएंगी। जब आप शेयर करते हैं ना तो ज्यादा चीजें बाहर निकल के आती हैं। तो मैंने अभी तक 2 बॉडीज बताई। एक बच्चे को तो नींद नहीं आ रही है बेटे, मैंने पहली बॉडी कौन सी बताई, IFRS फाउंडेशन। दूसरी बॉडी कौन सी बताई, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब होता क्या है, जब हम बनाते कुछ हैं, व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू प्रिपेयर अ लॉ, तो उसके पीछे इंटेंशन अलग होती है, बट समटाइम्स वो इंटेंशनल लेटर में नहीं आती। इट मींस देयर इज अ समटाइम्स डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। इट मींस मैं कहना कुछ चाहता हूं, लेकिन जो आपको मैंने लिख कर दिया उससे कुछ मतलब कुछ और निकल रहा है, तो बेटा उसकी इंटरप्रिटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक अलग से बॉडी बनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। इंटरप्रिटेशन कमेटी वो क्या करेगी, जो जो अकाउंटिंग इश्यूज आ रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में उनको डिस्कस करके उनको इंटरप्रेट करेगी, उनको एक्सप्लेन करेगी इन देयर ओन कंट्रीज। इसका मतलब इंटरप्रिटेशन कमेटी का एक ही ड्यूटी है, टू फाइंड आउट द अकाउंटिंग इश्यूज विच आर कमिंग थ्रू दैट स्टैंडर्ड एंड टू एक्सप्लेन देम, टू टेल देम दैट दिस इज द प्रॉपर आंसर फॉर दिस, और वो इंटरप्रिटेशन कमेटी जो होगी उसका जो भी इंटरप्रिटेशन होगा वो IASB रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बेटे मैंने 3 बॉडीज बता भी दी। मैंने क्या क्या बताया बेटे, फर्स्ट मैंने बताया बड़े पापा, फिर मैंने क्या बताया, पापा। बड़े पापा कौन, IFRS फाउंडेशन। IFRS फाउंडेशन के बाद, बड़े पापा के बाद कौन आएगा बेटे, पापा। उसको मैंने क्या बताया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके मेंबर्स बता दिए, डिस्क्लोजर डिस्कशन पेपर बता दिया, एक्सपोजर ड्राफ्ट बता दिया। इसकी एक छोटी पापा, छोटे मम्मी मान लेते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमेटी। देखिए ये 3 बॉडीज बता चुका हूं। ये मैंने कहा बड़े पापा, दादाजी बड़े पापा। ये मैंने कहा पापा रे पापा। ये मैंने कहा मम्मी। अब आपको खुद ही पता है, आप घर में रहते हैं कि ज्यादा पावर किसकी होती है, फिर ज्यादा पावर किसकी होती है, फिर ज्यादा पावर किसकी होती है। लेकिन बेटे आपके पापा जी के लेवल में और इनके लेवल में एक अलग से बॉडी बनाई हुई है स्ट्रक्चर में, और वो बॉडी इन दोनों को एडवाइस देती है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल। तो बेटे IFRS एडवाइजरी काउंसिल। ऐसा भी तो हो सकता है कि IFRS फाउंडेशन और IASB गलत रास्ते से चल रहे हो, या वो पहले उसको प्रेफरेंस दे रहे हो जिसका भी कंपल्जन नहीं है। बेटे पोस्ट कोविड के बाद वी शुड फर्स्टली गिव द प्रेफरेंस टू दोज स्टैंडर्ड, दोज प्रोजेक्ट्स विच आर रिलेटेड विद कोविड। सो इट मींस किसको प्रेफरेंस देनी है, एजेंडा क्या है, एजेंडा में वोटिंग क्या थी। तो ये बैक ऑफिस का काम करती है बेटे, बैक ऑफिस का ऐसा मान के चलें, बैक ऑफिस हेल्प करता है IFRS फाउंडेशन को भी और IASB को भी। दे गिव देयर ओन ओपिनियन इन रिगार्ड टू IFRS, दे गिव देयर ओन ओपिनियन इन रिगार्ड टू द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विच इज देयर फॉर स्टैंडर्ड्स, दे गिव देयर ओन ओपिनियन दैट विच प्रोजेक्ट शुड बी प्रेफर्ड, किसको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए, किसको बाद में देनी चाहिए। ये दोनों को देते हैं बेटे, IFRS फाउंडेशन को भी गाइडेंस या एडवाइस देते हैं और IASB को भी देते हैं। मैंने कहा दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। प्रोसेस नहीं बताया अभी, प्रोसेस आपको आएगा भी नहीं, लेकिन हम वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ IFRS। बट द पॉइंट इज, फर्स्ट इज फाउंडेशन, सेकंड इज बोर्ड, थर्ड इज कमेटी, फोर्थ इज एडवाइजरी काउंसिल। वो काउंसिल एडवाइज कर रही है। तो बेटे इसको मैंने बड़ा प्यारा सा लिखा है, आप लिख लेंगे ना तो बेटे मेरे को शांति मिलेगी कि मैंने आपको जो बताया आपने उसको लिखा। आगे देख लीजिए, आपकी मर्जी है बेटे, पास आपने होना है। मैं तो जो बनना था बन गया बेटा, बार बार कह रहा हूं आप बैठिए, बैठ के पढ़िए। आप बेशर्म है, क्या करूं, थप्पड़ मारने का दिल करता है आपको। पानी पी लो ना, नींद आ रही है तो लिखो। मैं गर्मी में देखो ब्लेजर पहन के आपको कोचिंग दे रहा हूं, मर्जी है भैया आपकी। Now you have to write down the structure of international regulatory system. First is IFRS Foundation, I have just told you. Then second body is IASB, first is Bade Papa, then Papa, and then IFRS IC, that is Interpretation Committee, Mummy, and then we have IFRS AC, that is Advisory Council. बनाइए, अपने हाथ से बनाइए प्लीज।
बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी, लॉजिक्स ज्यादा समझ आएंगे। आप जब तक इसको हाथों को नहीं चलाएंगे कम समझ आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, एग्जामिनेशन फीस खराब जाने वाली है क्योंकि दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। IFRS फाउंडेशन, IASB, IFRS IC, IFRS AC, ठीक है जी। मैं आ गया नेक्स्ट पॉइंट में, व्हाट आई मीन बाय IFRS फाउंडेशन। आई हैव रिटन बड़े पापा, no doubt I have given this in my own PPTs, but my point is you have to write it down. It is a supervisory body. I have just told you कि बड़े पापा प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, वो सुपरवाइज करते कि भाई घर के सारे मेंबर्स ठीक हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, सही टाइम पे आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबके पास पैसे हैं, फंडिंग इशू है सब मेंबर्स के पास। सुपरवाइजरी बॉडी ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप। बेटे बड़े पापा का क्या ऑब्जेक्टिव है कि घर में सब हेल्दी रहे, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, सब अच्छा काम करें, सब खुश रहे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। सिमिलरली IFRS फाउंडेशन का वर्क क्या है, हाई क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स आए, अंडरस्टैंडेबल, ग्लोबली एक्सेप्टेड, सब एक्सेप्ट करें, सबके इश्यूज को ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि आपने एक स्टैंडर्ड बनाई बस हो गया। It should be globally accepted, it should be understandable, it should be of high quality, financial reporting standards। बेटा लिखना है, लिख लो यार, लिख लो ना, अच्छा रहेगा यार। आप ही का बेनिफिट है, मेरा क्या बेनिफिट है, सुन बताओ। मैंने तो रिकॉर्ड भी किया और फिर अपलोड कर दिया, अल्टीमेट बेनिफिट तो आपका है। सुपरवाइजरी बॉडी ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल, ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एप्लीकेशन। बेटे अब एक चीज बन गई तो उसको शोर मचाना है। जैसे एक मूवी बन जाती है तो कैटरीना कैफ को हम क्या करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, या अमिताभ बच्चन साहब को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, मुथ्थू फाइनेंस ले लो, डाबर का ये खा लो, ऐसा कर लो, जस्ट डायल में चले जाओ। इसका मतलब शोर मचाना है। तो IFRS फाउंडेशन विल प्रमोट थ्रू आउट द ग्लोब दैट प्लीज यूज दीज स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, तो यहां लिख लें, आप एक बार लिख लें, अमिताभ बच्चन याद रहेगा। बेटे एग्जाम्पल से थोड़ा सा सही रहता है, आप समझ नहीं रहे बात को। यहां लिख लो आप, अमिताभ बच्चन। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ऑब्जेक्टिव इज टू टेक इन टू अकाउंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नीड्स ऑफ। मैं किसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा हूं। एक बच्चा कहता है IASB के, उसको तो इतनी तेज मारने का दिल कर रहा है कि मैं क्या बताऊं। बेटे मैं तो सोच रहा हूं थप्पड़ मारूं या डंडा मार दूं उसको। मैं क्या यहां पे IASB का डिस्कशन कर रहा हूं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट IFRS फाउंडेशन, दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFRS फाउंडेशन, what is the background music behind IFRS foundation, that is the objective is to take into account financial needs। जरूरत क्या है of economies, emerging economies, national issues, international issues, problems, COVID-19 issues। objective is to bring convergence of, मैंने अभी अभी बताया था, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने IND-A स्टार्ट किया फॉर द कन्वर्ज। तो लोगों को बताना, नेशनल सेटर्स को बताना दैट इफ यू डोंट वांट टू अडॉप्ट प्लीज कन्वर्ज। ठीक है जी, अब मैं आ गया बेटे IASB। मैंने आपको बताया था छोटे पापा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके मेंबर्स कौन होते हैं बेटे, सारे नेशनल सेटिंग बॉडीज के मेंबर्स होंगे, 16 मेंबर्स होंगे। क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, पब्लिश करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर डिस्कशन पेपर होता है, फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट होता है, फिर अपने घर जाते हैं, फिर सबको बोलते हैं, फिर और चर्चा होती है, उसके बाद फाइनली चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वही लिखा मैंने, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। बेटे एक्चुअली में स्टैंडर्ड यहां बनती है, ये बोर्ड बनाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए डेवलपमेंट, पहले चीज बनेगी, पहले जन्म होगा, फिर उसका फेम होगा, डेवलपमेंट, पब्लिकेशन, इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, नेशनल स्टैंडिंग सेटर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड। नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स, मैंने बताया एवरी कंट्री हैज देयर ओन स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, सो दे विल बिकम द मेंबर्स ऑफ दैट IASB। ठीक है, आगे चल रहे हैं। नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स कैन इशू, मैंने कहा था डिस्कशन पेपर्स और एक्सपोजर ड्राफ्ट नेशनल स्टैंडिंग सेटर्स अपनी कंट्री के मेंबर्स को इशू कर सकते हैं, एंड दे कैन फर्दर डिस्कस एंड दे कैन फर्दर कम अप विद द सजेशंस बिफोर अ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ IFRS। वही बात लिखी है, नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स कैन इशू डिस्कशन पेपर एंड एक्सपोजर ड्राफ्ट इशूड बाय IASB फॉर कमेंट इन देयर ओन कंट्रीज। ठीक है सर, अब मैं आ गया लास्ट बॉडी उस स्ट्रक्चर में,
इंटरप्रिटेशन कमेटी, मैंने कहा था देयर कैन बी अकाउंटिंग इश्यूज, उनको एक्सप्लेन करना। खाली एक चीज बना दी, आप ये बताइए बजट आता है, बजट प्रिंट कर दिया, होगा काम? नहीं बेटे, गवर्नमेंट का ये भी ड्यूटी है कि उस बजट के इंटरप्रिटेशंस करना, उसमें कोई इश्यूज ऐसे हैं जो समझ नहीं आ रहे उनको एक्सप्लेन करना। सिमिलरली इन IFRS स्ट्रक्चर ऑल्सो वी हैव अ सेपरेट बॉडी नेम्ड एज इंटरप्रिटेशन कमेटी, उसका ये मेन वर्क होता है। देखिए क्या, रिव्यूज अकाउंटिंग इश्यूज, अब IFRS आ गया पोस्ट कोविड-19 के ऊपर, अब उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ना हु विल एक्सप्लेन इट, IASB थोड़ी जाएगा एक्सप्लेन करने, या फाउंडेशन थोड़ी जाएगा। दे हैव अ सेपरेट बॉडी नेम्ड एज IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी, सो दैट विल प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द इश्यूज, गाइड करेगी ऐसे 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 ऐसे। देखिए जी, मैंने अभी थोड़ा सा आपको दिखाना है, गूगल वर्क क्लोजली विद द नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स। अब बेटे वो नेशनल स्टैंडर्ड जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, अब IFRS IC कमेटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ क्लोजली काम करेंगे, सो दैट व्हेन दे आर कन्वर्टिंग देयर स्टैंडर्ड्स, दे आर कन्वर्जिंग देयर स्टैंडर्ड विद IFRS, इफ दे हैव एनी इशू दे कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है जी, आगे आ जाइए। लास्ट है जी IFRS एडवाइजरी काउंसिल। मैंने कहा था एडवाइजरी किसको देंगे? एडवाइजरी कमेटी को नहीं, फाउंडेशन और IASB, कि भाई आप गलत रास्ते में जा रहे हो, आपका मिशन ये है, या आपको यू हैव टू गिव द प्रेफरेंस टू दिस। तो एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी IASB इन रिगार्ड टू एडवाइजिंग IASB इन रिगार्ड टू प्रायोरिटी ऑफ वर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट that you have to give the priority of work, पहले ये करो, जैसे आपका टाइम टेबल होता है, आपका पेपर होता है, आप पहले क्या करते हैं, उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दे विल टेल दैट, एडवाइज दैट IASB कि सर आप पहले इसको कंप्लीट करो। इन्फॉर्मिंग IASB अबाउट द व्यूज ऑफ द काउंसिल, और अपने विचार रखती है कि भाई हमारे क्या व्यूज हैं। बेटे कबीर जी ने कहा था निंदक रखिए साथ में, तो काउंसिल निंदा का काम करती है कि भाई हमारे क्या विचार हैं जो स्टैंडर्ड आपने बनाई है। अभी बाकी लोग तो बताएंगे, हमारी बातें तो सुन लो। so they give their own views in regard to the standards, they advise in regard to the priority of the work। बेटे मैंने आपको बता दिया, सारा बता दिया बेटे आइए थोड़ा सा गूगल देख लें। मैंने बड़ी मेहनत की बेटे आपको लॉजिक्स कंसेप्ट समझाने के लिए, आप माने या ना माने, मैंने फाउंडेशन निकाला बेटा विकीपीडिया से। ये देख लीजिए हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है बेटे, लंदन में। पर्पस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ दिस। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, ली वाइट है बेटे इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है जी, वेबसाइट ये है, फॉर्मली कॉल्ड एज IASC फाउंडेशन। पहले इसको हम बोलते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी फाउंडेशन, अब इसका नाम क्या हो गया है, IFRS फाउंडेशन। ठीक है जी, तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय ये कहना चाह रहा हूँ कि आप विकीपीडिया में जाएं, फाउंडेशन को पढ़ें, बड़ी प्यारी प्यारी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं in regard to IFRS, that why they want to have IFRS, what is the objective behind that, what are the objectives of foundation, what are the activities for that, who can become the member। सारी बातें बेटे, सारी बातें हैं। अब सवाल है कि आप इतना टाइम लगा देते हैं व्हाट्सएप की बकवास में, आपके पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है कि आप नॉलेज गेन करें इन रिलेशन टू F3। खाली पास होना थोड़ी नेसेसिटी है बेटा, आपको रियलिटी में नॉलेज होगा तो आप बिग 4 में यू विल बी प्रेफर्ड। पास होना, मान ले तो 2 बच्चे दोनों पास हो गए, बट अलॉन्ग विद पास होना यू हैव द रियल नॉलेज, यू नो द केस स्टडीज, यू हैव प्रिपेयर्ड द केस स्टडीज, यू नो हाउ टू रिलेट इट, यू विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस। तो उसके लिए विकीपीडिया, मनी कंट्रोल, बेटा हजारों तरह की साइट्स हैं, उनको देखना है सो दैट कि यू कैन गेट द नॉलेज। आप मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं, सो दैट वी कैन कन्वर्ज दिस। सो ऑल दिस इज रिगार्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ IASB। बेटे ये स्ट्रक्चर है, मैंने ये भी डाउनलोड ही किया है आपके लिए। इतने मेंबर्स हैं फाउंडेशन के, IASB के इतने मेंबर्स हैं, फिर कमेटी है, फिर ये है, सारी बातें आपको बताई हैं बेटे। इसमें क्या बताना है? कुछ ऐसी बात रही नहीं जो मैंने नहीं बताई आपको। बस आपको अब ईमानदारी से एक बार ये सब पढ़ना है और फिर उसके बाद अच्छी तरह से बेटे इनको रिलेट करना है इन चीज़ों से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आज चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, आई हैव कवर्ड द रेगुलेशंस,
I have covered why there's the need of regulations. I have covered IFRS. I have covered why there's the need of IFRS, and I have covered what is the structure behind IFRS foundation, IFRS formulation. अब मैं लास्ट पॉइंट आपको ये बताने जा रहा हूं जो मेरी नोट्स में है, पीपीटीज में. आप देखिए जी, पीपीटीज में मैंने आपको यहां पर एक बड़ा सा प्यारा सा फोटो बनाया है. बेटे प्यार है ना. फाउंडेशन है, आईएएसबी है, कमेटी है, एडवाइजरी काउंसिल है, फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं. फिर मैंने कहा आईएएसबी बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इज फॉर डेवलपिंग एंड फॉर इशूइंग. बेटे पहले डेवलप होगा फिर इशू होगा. इशू का मतलब प्रमोशन, इशू का मतलब पब्लिकेशन, ऐसा समझ लीजिए. इशू का मतलब पब्लिकेशन. मैंने बेटा बड़े प्यारे एग्जांपल लिखे हैं. ये देखिए एग्जांपल, न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक पोस्ट कोविड-19 इश्यूज इज इंडिपेंडेंट सेटिंग बॉडी ऑफ दिस बोर्ड. ठीक है सर, आगे देखते हैं. अब बेटे ये वैसे आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास नॉलेज है तो बेटर है. व्हाट इज अ प्रोसीजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आईएफआरएस. किसी भी रूल को बनाना हो घर में भी तो पहले चर्चा नहीं होती, पहले प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चर्चा होती है, सब लोग अपनी बातें बोलते हैं, उसका एक क्रक्स आता है, फिर उसको पेपर में लिख देते हैं, फिर उसको एक्सपोज ड्राफ्ट बनाते हैं और फिर जाकर फाइनल होता है काउंटिंग के बाद, वोटिंग के बाद. बिल्कुल वैसे यहां पे देखिए, द आईएएसबी आइडेंटिफाइज एन एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर विच अ न्यू स्टैंडर्ड और अ रिवीजन टू अ स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड लाइक पोस्ट कोविड. मैंने बार बार जान के लिखा कि बेटे आजकल यही हॉट इशू है, तो मुझे लगा कि आपको समझ आएंगी बातें जब आप मेरी बातों को सुनेंगे. ठीक है जी, आइए. अ डिस्कशन डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड, या आईएएसबी देन अपॉइंट्स एडवाइजरी ग्रुप टू एडवाइज ऑन द प्रोजेक्ट. तो बेटे सब जैसे कमेटीज बनती. डिस्कशन डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड इशू टू पब्लिक. IASB then publish exposure draft for public comment. Following are the consultations of comment. IASB set out the concepts that under preparation this. उसके बाद जाकर बेटे कमेटी IFRS बनता है. तो ये थोड़ा सा आपको जरूर समझना है. उसके बाद बेटे काउंसिल है. काउंसिल के दो काम है, IASB और IFRS फाउंडेशन को समझाना और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एडवाइस ऑन द डिसीजंस, अपनी थॉट्स बताना, प्रायोरिटी किसको देनी है. बेटे ये आपके सामने है. मैं अब नेक्स्ट लेक्चर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताऊंगा. तो मैंने इन रिलेशन टू आईएफआरएस सब कुछ बता दिया. इतना ही नेसेसिटी है और ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.